नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम मूल अधिकार के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मूल अधिकार का चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है तो अपने आप को आजमाइए कि मूल अधिकार से जो पूछे गए प्रश्न हैं क्या आपको उनका जवाब मालूम है, और कमेंट करके बाद में ज़रूर बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ठीक है। अब जितने भी प्रश्न होंगे ना जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड मैं और भी फैक्ट बताता रहूँगा, उनसे संबंधित और भी तथ्य मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे कि और भी जो प्रश्न बन सकते हैं फ्यूचर में वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे बेसिक प्रश्न तो यही है, हमारा संविधान जो है ना, उस संविधान में कौन सा भाग और उस भाग के अंदर कौन से आर्टिकल हैं जहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो याद रखिए, हमारे संविधान का भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और भाग 3 में जो आर्टिकल आते हैं ना, वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो ये आर्टिकल्स हैं, ये मौलिक अधिकारों की बातें करते हैं। आपको, हमको, जो भारत के नागरिक हैं, उनको मौलिक अधिकारों की बात आर्टिकल 12 से 35 तक करते हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि जो भारत में विदेशी लोग रहते हैं उनको भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों और विदेशियों को भी प्राप्त हैं, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। पूरा मौलिक अधिकार का चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया गया है, पूरा पॉलिटी अच्छे से पढ़ा दिया गया है, वो पढ़ लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और भी जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, अगर वो आप जानना चाहें तो देखिए, सब मैंने एक एक करके यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको जानकारी दे ही दी कि संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इसमें कितने मौलिक अधिकार हैं टोटल? इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। अभी 6 ही मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता या समता का अधिकार, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हैं। आर्टिकल 14 से 18 तक जो भारत के नागरिक हैं उन्हें समानता या समता का अधिकार इसमें वर्णित है। इसके अलावा दूसरा मौलिक अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये पढ़ाया गया है, आपको सब कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। इसके अलावा तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 4 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, 25, 26, 27, 28। ये अच्छे से सब कंप्लीट किया गया, एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट किया गया और बहुत सिंपल भाषा में, जरूर पढ़ लीजिएगा। 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 है। इसके अलावा 6ठा जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 32 आता है। तो आर्टिकल 32 जो है ना, ये आपको ये अधिकार प्रदान करता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार खुद में ही एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ये 4 अनुच्छेद दिए गए हैं आपके, 14, 15, 16 और 19। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग वर्ग में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल 19। क्योंकि आर्टिकल 19 जो है ना, ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, जबकि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपको बताया था समानता का अधिकार है, और आर्टिकल 19 जो है आपका ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो ये अलग वर्ग है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये आप सभी को आता ही है। हमारे संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो किसे दी गई है?
भारत के सभी न्यायालयों को या संसद को या राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उनको। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसकी वो कार्यवाही करे। ठीक है, जैसे मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ, हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आर्टिकल जो 32 में दिया गया है ना, ये खुद में ही एक मौलिक अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, हाई कोर्ट जाने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आर्टिकल 13 भी आपको पढ़ाया गया है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर जो संसद है आपकी या राज्य विधानमंडल है कोई ऐसा कानून बना देती है जिससे लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो जो न्यायालय है वो उस कानून को समाप्त कर सकती है या अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। या जैसे कोई कानून बन गया है, उसका कुछ पार्ट आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो उस कुछ पार्ट को हटा दिया जाएगा। जो पार्ट आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहा उसे लागू रहने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? ये चार विकल्प देखिए, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16। तो आपको इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताना है। जो समानता का अधिकार है वो किन आर्टिकल्स के माध्यम से वर्णित किया गया है, किन आर्टिकल्स में समानता की बात की गई है? तो आपको पहले ही हमने बता दिया, समानता का अधिकार या समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। तो इन चारों में से बताइए कौन कौन सा समानता का अधिकार है? एक तो आर्टिकल 14, 15 और 16 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर इसमें चुनना होगा तो क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है, जबकि आर्टिकल 13 हमने पहले ही बता दिया मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण मतलब कम करने वाली विधियां शून्य कर दी जाएंगी। मतलब ऐसा कोई कानून जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो जो कानून ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, या अगर उस कानून का थोड़ा सा पार्ट मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो उस थोड़े पार्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से हैं? बहुत आसान है, हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया। इसका राइट आंसर तो आप ही बता पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं और किन प्रकार की स्वतंत्रता है वो बात कर लेते हैं। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें व्यक्ति के 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आती है। इसमें जैसे ये है कि आप अपने जो है आपको व्यक्त कर सकते हैं, मतलब इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, और आप पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं, आप सभा बुला सकते हैं, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार की इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसके अलावा आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। भले ही किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो या ना किया हो, या मतलब उस पर आरोप लग गया है, तो फिर भी उसके पास कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, वो आर्टिकल 20 में बताए गए हैं। इसके अलावा आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता एक ऐसा आर्टिकल है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा बार इसकी व्याख्या की है, सबसे ज़्यादा बार इंटरप्रेट इसका किया गया है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है ये है कि जो राज्य है वो किसी के प्राण और किसी के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी भी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये कहा गया इसमें। ये आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस पे हमने आधा घंटे से ज़्यादा चर्चा की हुई है। इसमें जैसे विदेश जाने का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार बहुत सारे अधिकार इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी मामला जो इनडायरेक्टली रूप से आपके प्राण और शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे आपके प्राण और शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या पहुंच सकता है, वो सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इवन जो व्यक्ति है ना वो खुद भी अपने प्राणों को
जो है समाप्त नहीं कर सकता है या नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मतलब इसमें आप देखेंगे तो आत्महत्या जो है ना वो भी भारत में अपराध ही है एक तरीके से। कोई आत्महत्या कर रहा है, अगर वो आत्महत्या करने में सफल हो गया तब तो सरकार मतलब क्या कर पाएगी, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी। अगर बाई चांस आत्महत्या वो कंप्लीट नहीं कर पाया, बच गया, तो उसे सजा हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, इसमें शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और कैद से संरक्षण प्रदान करने की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 आर्टिकल्स द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से हैं? तो ये बहुत आसान है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है ये। चलिए ये बता देता हूँ मैं, आर्टिकल 14 से 18 तक कौन कौन से आर्टिकल हैं जो समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है कि कानून के सामने सब समान होंगे। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। मतलब किसी के लिए जो है ना, किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि स्त्री है या पुरुष है, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले हमारे भारत में बहुत ये हुआ करता था शुरुआत में कि लोग जो है ना, जो एक ऐसी कुरीति थी छुआछूत वाली, उसे लोग मानते थे। जो अपने से निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, उनसे वो बात नहीं करना चाहते थे, उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको समाप्त करने के लिए ये आर्टिकल 17 जोड़ा गया। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, जैसे महाराजा, नाइटहुड, ये आदि जो उपाधियां हैं, ये इसका अंत किया गया है, कोई इसको धारण नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो बताइए। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बच्चों का शोषण करने से रोकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आर्टिकल 24 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत कारखानों और खानों में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है कि कारखाने या खान हैं जहाँ पे बहुत ही रिस्की काम होते हैं, वहाँ पे बच्चों को ना लगाया जाए, वहाँ पे बच्चों को नौकरी करने से रोका गया है इसमें। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे आदि में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही ऐसे स्थानों पर भी लगाने से यहाँ रोका गया है जिससे बालक का मानसिक विकास प्रभावित हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, जहाँ पे सिगरेट, बीड़ी, जर्दा ये सब बनते हैं, है तो ये सिंपल काम, लेकिन यहाँ भी काम करने से इनको रोका गया है क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि बच्चों की जो मानसिक विकास है वो बहुत प्रभावित होता है, रुक जाता है, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 23 जो है ना, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है इसमें, ठीक है। और बाकी 17-18 आप तो अब बता ही दिया। आर्टिकल 23 जो है ना, ये कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे चीज़ों को खरीदा बेचा जाता है ऐसे मानव को भी खरीदा बेचा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बलात्श्रम भी इसमें रोका गया है कि मतलब जिसका कोई काम करने का मन नहीं है उसको ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा हो। और इसमें एक और चीज़ है, बेगारी भी इसमें रोकी गई है कि मतलब काम करवा के पैसा ना दिया जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत आसान है, आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज में, ठीक है, जिसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जो है किसी केस की सुनवाई करते हुए ये कहा था, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो इसी के अंतर्गत आती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये हमने आपको बता ही दिया, जो आर्टिकल 21 था जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई थी ना, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी में विदेश जाने की भी
जो अधिकार है इंक्लूड किया जाएगा। जो विदेश जाने का अधिकार है वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इसे आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट एक केस की सुनवाई कर रहा था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस, 1978 का मामला है। उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, मेनका गांधी विदेश जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश भारत सरकार के द्वारा जो है ना उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया गया, इन्हें विदेश नहीं जाने दिया गया, तो इन्होंने केस कर दिया। तो इस केस की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, अगर आप किसी को विदेश जाने से रोक रहे हैं तो हो सकता है कि उसका कैरियर ख़राब हो जाए, अगर कैरियर ख़राब हो जाएगा तो हो सकता है कि उसका जीवन ही खराब हो जाए। तो इस कारण से जो विदेश जाने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में ही इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 25 में जो आर्टिकल 25 आपका ये धर्म से संबंधित जो स्वतंत्रताएं हैं, जो अधिकार हैं वो बताया गया है इसमें। तो इसमें कहा गया है कि सिख जो है ना वो कृपाण धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके धर्म में कंपलसरी है, तो इसी कारण से ये इनका मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर आर्टिकल 30 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है और प्रशासन वहाँ किया जा सकता है कि किस प्रकार से चलाना है। ठीक है, ये अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल 19 तो आपको मालूम है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 26 और 29, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, कि जो धार्मिक कार्य हैं वो उसको किस प्रकार से करना है, ये स्वतंत्रता दी गई है। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, मंदिर है, मंदिर में क्या होनी चाहिए, आरती होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, ये जो है वहाँ के पंडित जी का मौलिक अधिकार है, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जैसे मस्जिद है, मस्जिद में नमाज की जा सकती है, ये उन लोगों का मौलिक अधिकार है, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर ज़ोर से लाउड स्पीकर में लगा लगा के करेंगे, इससे किसी को हानि हो रही है, किसी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तब आपको रोका जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है इसमें, कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी सभ्यता, अपनी भाषा को स्वतंत्र और उसकी रक्षा कर सकते हैं, और उसके लिए वो आंदोलन भी कर सकते हैं, ये सब अधिकार इसमें दिया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो सिंपल सी बात है, न्यायपालिका है। ठीक है, आर्टिकल 32 और 226 हमने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ये नोट कर लीजिएगा सुनहरे अक्षरों में, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आर्टिकल 32 को ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि आर्टिकल 32 क्या है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? देखिए, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, वो मौलिक अधिकारों संबंधित 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार पहले तो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसे कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे आर्टिकल 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। इसे अब संविधान के भाग 12 में जोड़ दिया गया है। पहले भाग 3 में था, मौलिक अधिकार भाग 3 में है ना, पहले भाग 3 में था, अब इसे भाग 12 में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समान आवास का अधिकार आपको नहीं प्रदान करता। समान आवास का अधिकार यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है।
समानता का अधिकार है, धर्म पालन करने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन समान आवास का अधिकार ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आपका पड़ोसी बंगले में रह रहा है तो आपका छोटा घर है तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में केस कर दें कि नहीं, मुझे भी समान आवास दिया जाए, जैसे वो बंगला है मेरे लिए भी बंगला बनाया जाए, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, वो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है इन चारों विकल्पों में से। ऐसे तो बहुत आर्टिकल हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन इन चार विकल्पों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज में, कि आप अपने आप को जो है ना व्यक्त कर सकते हैं किसी भी रूप में, चाहे बोल कर, लिख कर, गाना गाकर या चुप रहकर। तो ये आपका मौलिक अधिकार है। ये अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ऐसा नहीं कि विदेशी यहाँ आकर कुछ भी भाषण देने लग जाए, उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं समझा जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, भारत में कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं, जैसे विधि के समक्ष समता, ये दोनों के लिए है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 21 था। शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो भारत के नागरिक और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है? मतलब विदेशियों को भी प्राप्त है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। अभी तो आपसे पूछा था कि कौन सा विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, लेकिन विदेशी नागरिकों को कौन सा प्राप्त है इसमें वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल जो 32 है वो भारत के नागरिकों को भी है, विदेशियों को भी है। मतलब जो विदेशी यहाँ रह रहा है, अगर उसके भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, जो उसको मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, जबकि बाकी जो 3 हैं ये केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं केवल भारत के नागरिकों को ही है। ठीक है, भारत के नागरिकों को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा पाने का अधिकार, ये क्या आता है? क्या ये मौलिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, या संवैधानिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21A आपको बताया था ना, तो उसके तहत ये मौलिक अधिकार है। मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। देखिए, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है, तो भाग 3 के अंतर्गत एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? आर्टिकल 25 में एक हिंदू शब्द यूज किया गया है, उसमें बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, और जो वास्तविक हिंदू हैं वो भी आते हैं, और सिख भी आते हैं। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से पारसियों को नहीं इसमें इंक्लूड किया गया है। जो हिंदू शब्द आर्टिकल 25 में है तो उसमें सिख भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, जैन भी आएंगे, और जो वास्तविक में हिंदू हैं वो भी इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 के तीसरे क्लॉज में ये कहा गया है। आर्टिकल 20 के 3 क्लॉज हैं। तीसरे क्लॉज में कहा गया है कि कोई
अपराधी है वो अगर खुद अपने विरुद्ध गवाही देना चाह रहा तब तो ठीक है, लेकिन उसे टॉर्चर करके मार के और ज़बरदस्ती ये नहीं मतलब उसे कबूलवाया जा सकता है कि हाँ उसने अपराध किया है। ठीक है, अगर वो अपनी इच्छा से अपराध कबूलना चाहे तब तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया? 1976 में पारित किया। ठीक है, आर्टिकल 23 में आपने पढ़ा था ना कि जो इंसान है, जो मानव है, उसका दुर्व्यापार नहीं हो सकता, उसका बलात्संग नहीं कराया जा सकता, उससे बेगारी नहीं कराई जा सकती। तो इसी कारण से उसको रोकने के उद्देश्य से संसद ने ये कानून बनाया था 1976 में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिएगा, अच्छे लेक्चर हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।